वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका सस्ती मुद्रा नीति, बी ऑप्शन है इसका आय सृजन नीति, सी ऑप्शन है इसका महंगी मुद्रा नीति, डी ऑप्शन है इसका निवेश नीति। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सस्ती मुद्रा नीति बोलते हैं अल्प ब्याज नीति को। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। सस्ती मुद्रा, कम ब्याज दरों पर लोन या क्रेडिट को शामिल किया जाता है। यह देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित कम ब्याज दरों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि जो आपकी सस्ती मुद्रा नीति है उसमें जो आपकी कम ब्याज दरों पर जो है आपका लोन या फिर क्रेडिट जो है वो शामिल किया जाता है, या फिर जो आपके देश के केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जो है ब्याज दर जो है वो कम निर्धारित की जाती है। सस्ती मुद्रा नीति ऋण धारकों के लिए अच्छी होती है, जो आपके उधार लेते हैं उनके लिए तो ये आपकी नीति जो है अच्छी होती है, लेकिन निवेशकों के लिए जो है यह सही नहीं होती है। लेकिन जो आपके जो निवेश करते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो ए ऑप्शन है इसका 1946 में, बी ऑप्शन है इसका 1945 में, सी ऑप्शन है इसका 1942 में, डी ऑप्शन है इसका 1940 में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 में आया था आपका क्रिप्स मिशन भारत। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो 1942 के मार्च में सर स्टॉफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया। जो आपके ब्रिटेन के जो सर स्टॉफर्ड क्रिप्स थे उनकी अध्यक्षता में जो है यह भारत आया था 1942 में। ये आपका क्यों लाया गया था? ताकि उनको द्वितीय विश्व युद्ध था जो आपकी दूसरी वर्ल्ड वॉर थी उसमें जो है भारतीयों का सहयोग मिल सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो ए ऑप्शन है इसका लॉर्ड वेलेस्ले, बी ऑप्शन है इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है इसका सर जॉन शॉर, डी ऑप्शन है इसका वारेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वारेन हेस्टिंग था दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल। आइए और जान लेते हैं। द्वितीय अगला मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 तक, 1780 से लेकर के 1784 तक जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मैसूर राज्य के मध्य हुआ था। ये ब्रिटिश इंडिया जो आपकी कंपनी थी और जो आपका मैसूर राज्य था उनके बीच हुआ था ये युद्ध, द्वितीय अगला मैसूर युद्ध। उस समय वारेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे भारत में। 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद जो है इस युद्ध का समापन हुआ था। तो आप ये याद रखिएगा, आपका युद्ध ये कब समाप्त हुआ था? जब मैंगलोर की संधि पर जो है हस्ताक्षर हो गए थे 1784 में, 1784 में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। जो आपके भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी वह जो है आपकी कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कोची, बी ऑप्शन हमारा चिंसुरा, सी ऑप्शन हमारा सूरत, डी ऑप्शन हमारा चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोची जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी वह आपकी कोची में स्थापित की गई थी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, कोची केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो आपका केरल है वहाँ पे जो आपका एर्नाकुलम जिला है वहाँ पे यह स्थित है कोची फोर्ट। और यह जो है भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी और यह जो है चारों ओर से घिरी हुई है पानी से। कोची के जो है दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली को
एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? जो आपका दिल्ली है इसको जो है एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है वह भारतीय संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 63वां संशोधन, बी ऑप्शन हमारा 69वां संशोधन, सी ऑप्शन हमारा 74वां संशोधन, डी ऑप्शन है इसका 76वां संशोधन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 69वां संशोधन था आपका, जो दिल्ली को एनसीटी यानी कि आपका राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है बनाया गया था। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है 69वां संशोधन। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। जो आपका 69वां संविधान संशोधन था, इसके तहत जो है आपका 1991 में दिल्ली को जो है विशेष दर्जा जो है प्राप्त हुआ था केंद्र शासित प्रदेश का। और एनसीटी की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1 फरवरी 1992 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमारा, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? जो आपकी समताप मंडल की जो ओजोन गैस है, इसकी जो परत है, इसकी मोटाई जो है वह किस में नापी जाती है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा सीवेटर्स, बी ऑप्शन हमारा डॉप्सन इकाई, सी ऑप्शन हमारा मेल्सन इकाई, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉप्सन इकाई जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी समताप मंडल के ओजोन गैस की जो परत होती है, उसकी इकाई जो है आपकी डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, डॉप्सन इकाई जो है इसका राइट आंसर है। ओजोन परत की खोज जो है 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बिस्सोन ने की थी। इसके गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने किया। उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। ये जो आपकी ओजोन परत की जो आपकी खोज हुई थी वह आपकी 1913 में हुई थी। यह जो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे चार्ल्स फैब्रे और हेनरी बिस्सोन थे। इसके गुणों का जो है अध्ययन वह किसने किया था? आपका GMB डॉप्सन ने किया था। और उन्होंने जो है आपकी इसकी मोटाई नापने के लिए जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जो है विकसित किया। उन्हीं के दोस्तों आपका ये नाम है, उन्हीं के नाम पर ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। जो उन्हीं का जो नाम था डॉप्सन, इन्हीं के नाम पर जो है ओजोन परत की जो मोटाई है वह नापी जाती है, डॉप्सन इकाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। जो आपकी विश्व में जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस, जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से कौन सी है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन हमारा जलवाष्प, सी ऑप्शन हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन हमारा ओजोन। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प जो है इसका राइट आंसर है। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है वह आपकी जलवाष्प है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है जलवाष्प। जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। जो आपकी जलवाष्प है
यह जो है आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है और यह जो आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले जो आकाश है उसमें जो है 66 से 86% जो है ग्रीन हाउस गैस का जो है प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है इसका जो है प्रदूषण का जैविक सूचक कौन सा है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा काई, बी ऑप्शन हमारा धुआं, सी ऑप्शन है इसका ब्रायोफाइटा, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काई जो है इसका राइट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो आपका प्रदूषण का जैविक सूचक है वह आपका काई है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक जो है वह काई है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से जो है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा मीथेन, बी ऑप्शन हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन हमारा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, डी ऑप्शन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर है। यह आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बड़ा प्रदूषक है लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका एक बड़ा प्रदूषक है और ये है जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, इकोलॉजिक शब्द किसने प्रतिपादित किया? जो आपका इकोलॉजी का जो शब्द है यह जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है इसका रोबोट व्हिटेकर, सी ऑप्शन है इसका ऑर्थर टॉन्सले, डी ऑप्शन है इसका ऑनेस्ट हेंकल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्नेस्ट हेंकल जो है इसका राइट आंसर है। ऑर्नेस्ट हेंकल जो है आपके वह इकोलॉजिक शब्द का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्नेस्ट हेंकल जो है इसका राइट आंसर है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में ऑर्नेस्ट हेंकल ने की। जो आपकी इकोलॉजिक पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी के जो आपका अध्ययन कराने वाली एक पर्यावरण की एक शाखा है और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1866 में हुई थी, 1866 में। और किसने की थी? ऑर्नेस्ट हेंकल ने की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे एक वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।